हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांचिका शर्वानी आपको पढ़ा रही थी अध्याय 14 पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। उसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला से आपका क्वेश्चन बनता है डिफरेंस, उसमें अंतर जो होता है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के मध्य, उसको बोलते हैं, उसके अंतर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग देखेंगे पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड किसको बोलते हैं कि जो जीवों की संख्या जो होती है उनका जो जीव भार होता है, ठीक है, उसमें जो संचित ऊर्जा होता है उसको एक चित्र के द्वारा संचित ऊर्जा के अनुसार उनको एक क्रम में, निश्चित क्रम में हम लोग उसको चित्र के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो पिरामिड जैसी आकृति प्राप्त होती है जिसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड या शंकु। जीवों की उनकी संख्या और जीव भार के आधार पर, जीवों की उनकी जो संख्या होती है और जीव भार जो होता है, तो उस क्षेत्र में जितना भी उपस्थित होता है उनमें संचित ऊर्जा जो होती है उसको एक चित्र या आरेख के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो वो जो आरेख होता है वो पिरामिड या शंकु के जैसा दिखाई देता है, पिरामिड और शंकु के जैसा होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिक शंकुओं का नामकरण जो होता है उसके निर्माण के आधार पर आधारित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र में घासों की संख्या सबसे अधिक होती है, इसके बाद शाकाहारी जंतुओं की संख्या कम तथा विभिन्न श्रेणियों के मांसाहारी जंतुओं की संख्या जो होती है वो सबसे कम होती है। इसलिए स्पष्ट है कि जो जिसका ज़्यादा जो जिनकी मात्रा ज़्यादा होगी तो उसका क्या होगा, उसको स्थान पहले देते हैं उसके नाम के हिसाब से। ठीक है, तो घासों उत्पादकों को चित्र में स्थान ज़्यादा देना पड़ेगा, फिर शाकाहारियों को कम, फिर मांसाहारी के लिए क्रमशः स्थान की कमी रखनी होगी। इस प्रकार से अगर एक पिरामिड की रचना होगी जिसे क्या बोलते हैं, जीव संख्या का पिरामिड कहेंगे। क्या कहेंगे, जीव संख्या का पिरामिड, क्योंकि यह पारिस्थितिकी के तंत्र के विभिन्न स्तरों के जीवों की संख्या पर आधारित है। पिरामिड के आधारीय भाग में उत्पादक, उसके ऊपर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं सर्वोच्च पर देखेंगे शीर्षस्थ में तो उपभोक्ता का क्रम आता है। पिरामिड के प्रकार अगर एल्टन के अनुसार देखेंगे तो पिरामिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड किसे बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला जो होती है उसमें उत्तरोत्तर पोषण तलों के जीवों की संख्या के अनुपात को प्रदर्शित करते हैं। उसमें क्या करते हैं, पोषण तलों में जीवों की संख्या, पोषण का जो तल होता है उसमें जो जीवों की संख्या होती है उसके अनुपात के आधार पर इसको प्रदर्शित करते हैं, उसको बोलते हैं जीवों का पिरामिड। क्या बोलते हैं, जीवों का पिरामिड। ऐसा पिरामिड के आधार पर उत्पादकों की संख्या जो होती है वो सबसे अधिक होती है, उसके बाद प्रथम उपभोक्ता की, उसके बाद द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जिसे C2 बोलते हैं, और उपभोक्ता के जीवों की संख्या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से कम होती है। फिर सर्वोच्च श्रेणी में उपभोक्ता जो होते हैं वो जीवों की संख्या जो होती है वो कम होती है। यदि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों की संख्या को देखेंगे तो पिरामिड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तब सीधा पिरामिड बनता है। क्या बनता है, अगर उत्तरोत्तर जीवों की संख्या के आधार मतलब पोषण स्तरों के आधार पर देखेंगे तो जो पिरामिड होगा वो सीधा पिरामिड होगा, इस प्रकार का पिरामिड होगा। और अगर जीवों की संख्या के आधार पर देखेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देता है, क्योंकि देखो जीवों की संख्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा उपभोक्ता की होगी तो यहाँ होगा, फिर सेकेंड प्राथमिक जो उपयोगकर्ता होगा उसका यहाँ होगा, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। ठीक है, अगर ऊर्जा देखेंगे तो जो प्राइमरी होगा मतलब जो प्रोड्यूसर होगा उसका कम होता है, फिर उससे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता का ज़्यादा, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता का ज़्यादा, फिर तृतीय श्रेणी का। तो जो अगर जीवों की संख्या के आधार पर पिरामिड देखेंगे तो सीधा पिरामिड बनेगा, और ऊर्जा के आधार पर देखेंगे तो उल्टा पिरामिड का बनना दिखाई देता है। ठीक है, उदाहरण है जैसे कि घास के मैदान एवं खेत तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है। एक वृक्ष का जीवों की संख्या का पारिस्थितिकी पिरामिड जो होता है वो सदैव उल्टा होता है। वृक्ष का जो जीवों की संख्या होती है वृक्षों की, उसमें जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है, क्योंकि वृक्ष जो है अकेला ही मूल उत्पादक है, उसके फलों को खाने वाले पक्षियों में प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता की संख्या अधिक होगी। इसी प्रकार पक्षियों पर परजीवी जो रूप से पाए जाते हैं कीटों, वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होगी। फिर है जीव भार का पिरामिड। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के उत्तरोत्तर, अगर खाद्य श्रृंखला में देखेंगे तो पोषण स्तरों में जीवों की संपूर्ण जीव भार जो होती है उनके अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रदर्शित करने वाले पिरामिड को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड किसे कहते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसमें जो श्रृंखला होती है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में देखेंगे तो उनकी जो संपूर्ण जीव भार होती है उसके अनुपात को क्या कहते हैं, उसके अनुपात को जो दर्शाता है उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीव भार का पिरामिड। अगर स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का देखेंगे तो जीव भार का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जो जीव भार होगा उसका पिरामिड जो होगा हमेशा सीधा होगा, क्योंकि इसमें उत्पादकों का जीव भार जो होता है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। जिसका सबसे ज़्यादा स्थान
होगा वो सबसे अधिक होगा। ठीक है, इसमें कैसा बनता है तो सीधा बनता है। ठीक, अगर घास के मैदान का देखेंगे तो जैव संख्या पिरामिड जो होगा वो इस प्रकार का सीधा बनेगा, लेकिन अगर वृक्ष का जैव संख्या पिरामिड देखेंगे तो उल्टा होगा। क्लियर? इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे आप कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो ऊपर की ओर होगा, मतलब ज्यादा स्थान घेरेगा। ठीक, और जिसकी संख्या कम होगी वो कम स्थान घेरेगा। ठीक, जैसे कि वृक्ष एक है, उसके बाद उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता जो है वो पेड़ पक्षी है, फिर द्वितीय उपभोक्ता कीट, इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, कीट कीड़े मकोड़े वगैरह। तो इसकी संख्या, पेड़ की संख्या एक है, पक्षियों की संख्या बहुत सारा है, इसकी संख्या भी बहुत सारा है। तो क्या होगा, जिसकी संख्या जो कम होगी उसमें स्थान कम घेरेगा और वो क्या होगा, उसके हिसाब से पिरामिड जो होगा उल्टा या फिर सीधा बनेगा। क्लियर? अगर जैव भार देखेंगे तो जैव भार का सीधा पिरामिड ही बनता है, जैसे कि घास के मैदान में जिसका भार ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्थान घेरेगा, जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्थान घेरेगा, जिसका भार ज़्यादा होगा वो भार ज़्यादा घेरेगा। इस प्रकार से पिरामिड का निर्माण होता है। क्लियर? फिर दूसरा है आपका सभी जलीय पारिस्थितिक तंत्र। अगर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में देखेंगे तो जीव भार का पिरामिड जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं का जीव भार क्या होता है, अधिक होता है। उदाहरण है तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। फिर ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, हमेशा सीधा ही बनता है, क्योंकि सूर्य की जो पूरी ऊर्जा होती है वो पौधों द्वारा नहीं ली जाती है, वह पूरी खाद्य ऊर्जा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा ली जाती है। इसलिए खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में कुछ ना कुछ ऊर्जा जो होते हैं वो खाद्य श्रृंखला के बाहर चली जाती है। जैसे कुछ खाए फिर कुछ बाहर निकाल दे, फिर कुछ खाए फिर कुछ बाहर निकाल दे, फिर कुछ खाए फिर कुछ बाहर निकाल दे। तो इसलिए क्या होगा, इसका पिरामिड जो होगा हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, तो ऊर्जा जो है वो कम होती जाती है इस प्रकार का। फिर है जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह। अगर फ्लो ऑफ एनर्जी इन बायोस्फीयर में देखें, बायोस्फीयर और इकोसिस्टम में देखेंगे तो जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जब जैविक क्रिया होती है तो उसको संचालन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की। परितंत्र में यह ऊर्जा जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। जो परितंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा होता है वो किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य की इस प्रकाश ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिक या फिर सौर विकिरण ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्जा को गतिक या सौर या विकिरण ऊर्जा कहते हैं। सूर्य की इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, पौधे जो होते हैं ग्रहण करके भोज्य पदार्थ या रासायनिक पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। किस पदार्थ में बदल देते हैं, भोज्य पदार्थ और रासायनिक पदार्थ के रूप में बदल देते हैं, जो इसके शरीर में क्या कर लेता है, स्टोर हो जाता है। इन्हीं उत्पादकों को खाकर उपभोक्ता जो होते हैं वो अपघटन भोजन के रूप में, अपघटक भोजन के रूप में संचित ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार सूर्य से निकली हुई ऊर्जा उत्पादक जो होती है उपभोक्ताओं और अपघटकों में स्थानांतरित होती रहती है। इसी स्थानांतरण को क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। देखो पहले क्या होता है, जैसे प्लांट होता है, प्लांट से किसको मिला ऊर्जा, तो प्लांट से मिला प्रथम उपभोक्ता को खाकर सेकेंडरी जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर होता है उसको, सेकेंडरी से टर्सरी कंज्यूमर को मिला, उसके बाद किसको मिल गया, डिकम्पोजिटर को मिल गया। तो ये धीरे धीरे ट्रांसफर हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो किसी परितंत्र में ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा को उत्पादकों से विभिन्न उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों की और क्रमशः स्थानांतरित करने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं ऊर्जा का प्रवाह। परितंत्र या जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो दो चरणों में पूरा होता है। जो पहला चरण है उसमें से सौर ऊर्जा का संग्रहण। सौर ऊर्जा का संग्रहण जो होता है उसको हरे पौधे क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा के रूप में लेते हैं और भोज्य ऊर्जा के रूप में बदलकर क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं परितंत्र से। ठीक है, फिर सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा होती है वो केवल 1 या 2% भाग ही क्या होती है, हरे जो पौधे होते हैं वो संग्रहित कर लेते हैं। फिर बाकी सब क्या हो जाता है, पृथ्वी के वातावरण तथा दूसरी वस्तुओं को गर्म करने में ही खर्च हो जाती है। अगर हरे पौधे सूर्य को 1 या 2% प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं, हरित लवकों के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं और उस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा रासायनिक बंधों को तोड़कर क्या करते हैं, भोज्य ऊर्जा में संचित कर लेते हैं, जो प्रवाह में उपभोक्ताओं तथा अपघटकों में स्थानांतरित होता रहता है। फिर है एनर्जी का पथ तथा बहाव। पथ ऑफ द एनर्जी का क्या होता है, पथ, एनर्जी का पथ बोलेंगे या फिर बहाव। इससे क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं जो इनमें संचित ऊर्जा होती है वो परितंत्र में स्थानांतरित होती है। डॉक्टर कैलाश चंद्र मिश्र के अनुसार पौधों द्वारा भोज्य पदार्थ जो है उनके रूप में ऊर्जा संचित लगभग 90% भाग के होता है। स्वयं की अगर जैविक क्रियाओं के उसके शरीर के बाहर ऊष्मा के रूप में निकल जाता है।
शेष जो 10% भाग जो होता है संचित भोज्य पदार्थों का वो प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिसमें से प्राथमिक उपभोक्ता भी 90% अपना यूज करता है, 10% जो है वो क्या करता है अगली परितंत्र को स्थानांतरित कर देता है। ऐसे ही ये प्रवाह चलते रहता है। ठीक, फिर ये अपघटक तक पहुंच जाता है। इसको ही बोलते हैं ऊर्जा का प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हमेशा एक दिशा में ही होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इज इन यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, और जितनी छोटी खाद्य श्रृंखला होगी ऊर्जा का जो ह्रास होगा, मतलब ऊर्जा जो खत्म होगा उसकी मात्रा कम होगी। अगर जितनी बड़ी मतलब बड़ा खाद्य जाल होगा या फिर बड़ा खाद्य श्रृंखला होगा तो उसमें ऊर्जा जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ठीक है, ऊर्जा का भाग खर्च हो जाता है, केवल थोड़ा सा ही रह जाता है। ऊर्जा दूसरे भाग में एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा जाती है दूसरे जीव तक। अतः यह स्पष्ट होता है कि ऊर्जा जो होता है वो रूपांतरण के समय ऊर्जा का ह्रास होता है। अंत में बची ऊर्जा का कुछ भाग प्रकृति में मुक्त हो जाता है तथा कुछ भाग जो होता है वो अवशोषी ईंधन के रूप में प्रकृति में शेष रह जाता है। अतः ऊर्जा नष्ट नहीं होता। इस पर ऊष्मागतिकी के 2 नियमों की पुष्टि होती है। पादप अनुक्रमण, प्लांट सक्सेशन। क्या होता है कि कोई भी जो जैविक समुदाय होता है वो स्थिर नहीं होता है। ठीक है, स्टेबल नहीं होता। वो स्पेस या फिर टाइम के अनुसार जब स्पेस या परिवर्तन, स्थान परिवर्तन होता है या फिर समय में बदलाव होता है तो उसमें भी परिवर्तन होते हैं। किसी नए क्षेत्र में पादप समुदाय में निरंतर परिवर्तन बना रहता है जब तक कि वहाँ पर वो एक स्थायी चरम जो क्लाइमेक्स वेजिटेशन जो होता है पादप समुदाय में एक स्थायी चरम वनस्पति जो होता है उसकी स्थापना नहीं हो जाती। प्रत्येक क्षेत्र की वनस्पति का जीवन व्यापन जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। पहले इनकी उत्पत्ति होती है, फिर विकास होता है, विकास के बाद प्रौढ़ावस्था आता है, फिर क्या होता है कई अप्राकृतिक या दुर्घटनाओं की वजह से ये नष्ट भी हो जाते हैं। फिर कैसा होता है अगर जब विकास होता है तो ये क्या होता है क्रमिक होता है। इस प्रकार के पादप समुदाय के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है। यह क्रिया ही क्या कहलाती है? अनुक्रमण कहलाती है। अनुक्रमण में क्या होता है, स्वीडिश नाम के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने बताया कि क्रमिक परिवर्तनों के लिए किया था इसका उपयोग। ठीक है, तो अनुक्रमण को क्या बोल सकते हैं हम लोग? वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र या फिर क्रमिक रूप से विभिन्न समूह या जैविक समुदाय के द्वारा परिपूर्ण हो जाता है। का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक क्षेत्र जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें वो जो जीवित समुदाय जो होता है वो निवास रखता है, वो क्या करता है अपने चरम जो प्लेस होता है, मतलब उसका जो एंड स्टेज होता है वहाँ तक वो कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, अगर इसका विकास को पारिस्थितिक अनुक्रमण भी कह सकते हैं। ठीक है, एक बार जो जीवीय समुदाय की स्थापना भले ही किसी भी प्लेस में हो जाती है तो वो दिखाई दे या नहीं दे उसमें हर चीज़ में क्रमिक परिवर्तन होता है। संसार में वो बोलते हैं ना परिवर्तन ही संसार का नियम है। बस वही चीज़ है कि समुदाय को परिवर्तन कहते हैं। अगर समुदाय में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? समुदाय परिवर्तन कहते हैं। अनुक्रमण द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक अजैविक घटकों की उत्पत्ति या जन्म। जैविक या अजैविक घटक मतलब क्या होते हैं? बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। बायोटिक्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग होते हैं, या फिर जो घटक होते हैं उनकी उत्पत्ति जो होती है उसके बाद उनकी एजिंग होती है। उत्पत्ति हुई फिर वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ को क्या बोलते हैं? एजिंग, प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, फिर जब पादप अनुक्रमण होता है तो उसमें मध्यवर्ती चरणों में क्या होता है, जो उसको क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती जो चरण होते हैं पादप समुदाय में उसको क्या बोलते हैं? क्रमक समुदाय। तथा ये समुदाय मिलकर एक क्रमक बनाते हैं जो पौधों के अंतिम तथा प्रौढ़ समुदाय को चरम कहते हैं। पादप अनुक्रमण के प्रकार, अगर इसको अलग अलग प्रकार से भी विभाजित कर सकते हैं। पहला है उत्पत्ति और विकास के आधार पर। उत्पत्ति और विकास के आधार पर अनुक्रमण जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक अनुक्रमण। इसमें क्या होता है, जो अनुक्रमण जो जैविक समुदाय का विकास ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ पहले जैविक समुदाय नहीं था तो उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं, जिसमें जो जैविक समुदाय अब दिखाई दे रहा है वो पहले नहीं था। ऐसे अनुक्रमण में होने वाले को क्रमक को पूर्व क्रमक या फिर प्रीसियर कहते हैं, जैसे पथरीली चट्टानों और रेतीली भूमि का अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण है जब अनुक्रमण ऐसे स्थान पर होता है जहां पहले जैविक समुदाय था। अनुक्रमण ऐसे स्थान पर होता है जहां पहले जैविक समुदाय रहता था लेकिन किन्हीं कारणों से वो क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। फिर उसमें वहां उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर होने वाले जो क्रमक को क्या बोलते हैं? उपक्रमक कहते हैं। जैसे आग लग जाने के बाद पुनः वन समुदाय का विकास तथा सूखे तालाब के भर जाने के बाद तालाब समुदाय का विकास।
फिर है ऑटोजेनिक अनुक्रमण। इसमें क्या होता है कि जब किसी स्थान पर अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो वह वहाँ पर जो उपस्थित समुदाय होता है वो पर्यावरण के साथ क्रिया करके पर्यावरण में परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण एक नए समुदाय को प्रतिस्थापित हो जाता है। इस प्रकार के अनुक्रमण को क्या बोलते हैं? स्वजनित या ऑटोजेनिक अनुक्रमण कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वजनित या ऑटोजेनिक अनुक्रमण। फिर है एलोजेनिक अनुक्रमण। एलोजेनिक अनुक्रमण जो होता है, कुछ प्रकरणों में यह देखा गया कि उस स्थान पर उपस्थित जो समुदाय तथा समुदाय का प्रतिस्थापन हुआ उस स्थान पर उपस्थित जीवों के बजाय वो अन्य बाह्य दशाओं या परिस्थितियों के कारण होता है। इस प्रकार के अनुक्रमण को परजनित या एलोजेनिक अनुक्रमण कहते हैं। फिर है अभिप्रेरित अनुक्रमण। ऐसा अनुक्रमण जो मनुष्य की इच्छाओं के अनुरूप विकसित किया जाता है। अभिप्रेरित मतलब क्या होता है? जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार विकसित करता है। स्थल के आधार पर अनुक्रमण जो होते हैं वो उनके प्रकार है, 2 प्रकार के, और जलक्रमक और मरुक्रमक। जलक्रमक जो होते हैं, जल से मतलब है आपका पानी वाला स्थान, जैसे कि तालाब, झील, पोखर है ना, उसको क्या बोलेंगे? वहां से जो प्रारंभ होता है अनुक्रमण, उसको बोलते हैं जलक्रमक। इस प्रकार के ऐसा क्रमक जो नग्न चट्टानों अर्थात जल की कमी वाले क्षेत्रों में प्रारंभ होता है उसको क्या बोलते हैं? जहाँ पे देखो, जहाँ पे जल वाला स्थान होगा उसको बोलेंगे जलक्रमक, और जहाँ पे नमी नहीं रहता है या फिर पानी की कमी होती है उस स्थान पे जो अनुक्रमण पैदा होता है उसको बोलते हैं मरुक्रमक। ये 2 प्रकार का होता है, लिथोस्फीयर और सेमोस्फीयर। ऐसा अनुक्रमक जो नग्न चट्टानों से पैदा होता है, और सेमोस्फीयर जो है वो मृदा से प्रारंभ होता है। जलक्रमक किसको बोलेंगे? जिसमें ऐसे स्थलों में जलक्रमक जो होते हैं वो अलग अलग अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहला है पादप पल्लवक में, फाइटोप्लैंक्टन अवस्था में। यह अवस्था जो होता है वो पुरोगामी समुदाय के रूप में होता है। इसमें कुछ नील हरित शैवाल, हरे शैवाल, डाइटमस तथा जीवाणु आदि उपस्थित होते हैं। यह जो जीव होते हैं तालाब के मध्य भाग में सबसे पहले होते हैं। तालाब का जो मध्य भाग होता है वहाँ पे सबसे पहले होगा और उपनिवेशित होते हैं और कुछ समय तक वृद्धि करते हैं। निमग्न अवस्था, पहले से वृद्धि कर रहे फाइटोप्लैंक्टन जो होती हैं उनकी मृत्यु से पहले जो रह रहे फाइटोप्लैंक्टन होता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आसपास जब वर्षा होती है तो मिट्टी व रेत के कारण तालाब की गहराई में वो कम होती जाती है और इस प्रकार बढ़े कीचड़ में जड़ युक्त जो निमग्न होते हैं पौधे, जैसे कि हाइड्रिला, वेलिसेनेरिया, यूट्रिकुलेरिया, इलोडिया, पोटेमोजिटॉन आदि वृद्धि करने लगते हैं। इनके साथ साथ कुछ शैवाल जैसे कि कारा आदि पाए जाते हैं। उपयुक्त पौधों की वृद्धि जो होती है और मृत्यु के साथ माध्यम में अतिरिक्त पदार्थ बनता है, जिसके कारण पानी का स्तर और कम हो जाता है और दलदली कीचड़ में अन्य पौधे भी उत्पन्न होने लगते हैं। फिर है प्लावन अवस्था। जलाशय की गहराई जो होती है वो छिछली होती है। जलाशय की जो गहराई होती है वो अगर छिछली होती है तो ऐसे में क्या होते हैं, जो पादप होते हैं वहाँ पे वृद्धि करने लगते हैं, जिसमें से क्या क्या वृद्धि करता है, प्रकंद होता है। इसके अतिरिक्त जड़ युक्त प्लावी पौधे होते हैं जैसे निलंबोट, निम्फिया, ट्रापा आदि। इसके साथ स्वतंत्र प्लावित पौधे होते हैं जैसे कि एजोला, लेमना, साल्विनिया आदि। इन पौधों की अधिकता के कारण निमग्न पौधे जो होते हैं वो उनमें समुचित प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है वो नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, नहीं पहुंच पाने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था में उपस्थित जो पौधों की पत्तियां होती है वो जल से वोत्पोत्सर्जन द्वारा उड़ता रहता है और जीवन चक्र पूरा होने पर उनकी मृत्यु जो होती है खाद और कीचड़ की अधिक जो हो जाने के कारण होती है, जिससे जलाशय की गहराई और भी कम हो जाती है, मर जाता है सब चीज़, तो वहीं पे रुक जाता है और रुकने के कारण क्या हो गया, वो थोड़ा उथला हो गया, ऊपर हो गया, तो उसकी जलाशय की जो गहराई होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। फिर है रोड स्वैम्प अवस्था। रोड स्वैम्प अवस्था में क्या होता है कि जलाशय में पानी की जो गहराई होती है वो 2 से 4 फीट तक ही रह जाती है। इसमें क्या होते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं वो वृद्धि करने लगते हैं और जो ऊपर भाग का प्रकाश संश्लेषी भाग जो होता है उसमें से पानी जो होता है वो हवा से क्या हो जाता है, उड़ जाता है, हवा में रह जाता है। ये पौधे हैं सिरपस, टाइफा, सिजेटेरिया आदि। ये पौधे भी जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ाते हैं। जल को कैसे उड़ा देते हैं, वाष्पोत्सर्जन, जिसके फलस्वरूप पानी की कमी जलाशय में होती रहती है, जिससे छिछली बड़े पौधे होंगे तो जब वाष्पोत्सर्जन होगा तो जो पानी होता है वो हवा के साथ बाहर आ जाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन करने से तो जलाशय में जो होगा, भूमि में जलाशय में क्या होगा, पानी की कमी होने लगती है, छिछली भूमि जैसी अवस्था आ जाती है। और अब यह एम्फेबियस पौधे इस अवस्था में वृद्धि नहीं कर पाते, जो और अंदर गहराई वाले जो पौधे होते हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते और इनके स्थान पर अब दूसरे पौधे उगने लगते हैं। फिर है सहज मीडो अवस्था। इस
अवस्था में क्या होता है, जालीनुमा वनस्पति जो होते हैं जैसे कि साइपेरेसी, ग्रैमिनी कुल के पौधे जैसे कि कैरेक्टस, जुंकस, साइपेरस तथा एलेकेरिस इत्यादि वृद्धि करने लगते हैं। अब जो भूमि होता है वो लगभग शुष्क होने लगता है, क्योंकि उपयुक्त पौधे जो होते हैं वो अपना प्रकंदई मतलब बड़ा बड़ा फैलाव होता है, उनका जो पौधे का स्पेस होता है वो बड़ा बड़ा लेता है, जिससे क्या होता है वो तेजी से बढ़ने लगता है। और उससे क्या होता है कि जो पूरा पानी है वो उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो पानी की कमी होने लगती है और वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, पानी उड़ जाता है। अब दलदली वनस्पति के लायक अवस्था नहीं रहते, वे धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और वहाँ पर दूसरे प्रकार के स्थलीय पौधों की वृद्धि होने लगती है। फिर है वुडलैंड अवस्था। इसमें क्या होता है, जो शुष्क इसमें पूरा शुष्क भूमि का निर्माण होता है, जिस पर झाड़ियाँ पेड़ जो होते हैं वो वृद्धि करने लगती है, जैसे कि सैलिकस, झाड़ियाँ वृद्धि करने लगती है जैसे कि सैलिकस, कॉर्नस आदि। इसके अतिरिक्त छोटे वृक्ष जैसे कि पॉपुलस, अल्मस आदि आने लगते हैं। इसी के साथ जो सूक्ष्म जीवों का संवर्धन होता है वो कार्बनिक माध्यम में होने लगता है। सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कैसे होता है, कार्बनिक माध्यम में, जिससे भूमि का खनिजीकरण भी होने लगता है, मिनरलाइजेशन, मिनरल्स का भी निर्माण होने लगता है। फिर है अंतिम में आपका फॉरेस्ट स्टेज। ये क्या होता है, चरम अवस्था होता है। इसमें क्या होता है, बड़े वृक्ष जैसे कि अल्मस, एसर, कैरकस आदि और इस प्रकार के जलाशय के स्थान पर वन बन जाता है। ठीक है, ये हो गया जल क्रमक का। अब आगे मरुक्रमक। मरुक्रमक क्या होता है कि बेयर रॉक, जहाँ पे नग्न चट्टान होता है, उसके द्वारा जो मृदा होती है वह अन्य पानी की जो कमी स्थितियों को सुधारने वाला पादप समुदाय होता है वो भी विभिन्न चरणों को क्या बोलते हैं, मरुक्रमक कहते हैं। ये निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। तो जो इसका पहला चरण है वो क्या है, क्रस्टोज लाइकेन अवस्था। क्या है, क्रस्टोज लाइकेन अवस्था। इसमें क्या होता है, तीव्र सूर्य प्रकाश, पानी और पोषक पदार्थों की कमी के आदि के कारण क्या होता है, जो नग्न चट्टान होते हैं उन पर केवल विशिष्ट प्रकार के पौधे ही विकसित होते हैं। क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के पौधे ही विकसित होते हैं, जिसमें क्या होता है, ऐसी परिस्थितियों में पूर्वगामी जो समुदाय होता है, मतलब जो पहले से उपस्थित समुदाय होता है जैसे कि क्रस्टोज लाइकेन, वो वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ये लाइकेन जो होते हैं वो धीमी गति से सक्षम वृद्धि करते हैं तथा पानी की अत्यधिक कमी को सहन करने की क्षमता रखते हैं। पानी की जो कमी होती है ना उसको सहन कर लेते हैं। वर्षा होने पर ये लाइकेन जो होते हैं वो स्पंज की भांति फूल जाते हैं और जल का अवशोषण करके स्टोर कर लेते हैं। ये लाइकेन्स अन्य नग्न चट्टानों पर जैसे कि सोरिडिया अथवा अपने खंडों के विकिरण के परिणाम स्वरूप पहुंचते हैं। नग्न चट्टानों पर विकसित होने वाले जो प्रमुख क्रस्टोज होते हैं, लाइकेन, राइकोपार्जन, रिनोडिया, लेकेनोरा, लेसिडिया आदि। ये लाइकेन जो है चट्टानों का अपघटन करते हैं। जो चट्टान होते हैं उनका अपघटन करना प्रारंभ कर देते हैं। ये अपघटक का कार्य करते हैं और चट्टान के कणों को अपनी मृत्यु से बने जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक कण जो होते हैं, उससे जैसे ह्यूमस कहते हैं, उसमें मिलाकर फोलियोज लाइकेन के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। फिर है फोलियोज लाइकेन अवस्था। फोलियोज लाइकेन अवस्था में क्या होता है, जो सेलों से लाए गए लाइकेन में जो सेलों से परिवर्तन होते हैं उसके कारण इन पर उपस्थित जो ह्यूमस होता है, उपयुक्त मृदा होता है, डर्मेटोकार्पन, पार्पिलिया, अम्ब्लिफकेरिया जैसे जो फोलियोज लाइकेन्स होते हैं उनका उद्भव होता है। ठीक है, इन फोलियोज लाइकेन के जो चौड़े सुकाए होते हैं, इनका जो सुकाए होता है, जो थैलस होता है वो चौड़ा होता है। क्रस्टोज लाइकेन पर वो छाया करते हैं, तो नीचे क्या होता है, क्रस्टोज लाइकेन होता है, उसको छाया देने का कार्य करते हैं और उसका स्थान भी छाया देते देते जो फोलियोज लाइकेन्स है वो क्रस्टोज लाइकेन का छाया देते देते उनका स्थान को ग्रहण कर लेते हैं और छाया के कारण जो क्रस्टोज लाइकेन होता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे उनका अपघटन होता है। और अपघटन से किसका निर्माण होता है, ह्यूमस का निर्माण होता है, जो अम्ल सेल का अपघटन करते हैं। इन स्थानों पर पानी का संचय जो होता है, पानी का जो स्टोरेज होता है वो तेजी से होता है तथा वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है और धीरे धीरे जो मृदा होती है एक पतली परत का निर्माण करने लगती है। फोलियोज लाइकेन्स की मृत्यु से भी सेल पर ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि होता है। निर्मित परिस्थितियां मॉस जैसे वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। अब आ गया मॉस अवस्था। फोलियोज अवस्था में जब फोलियोज लाइकेन की मृत्यु जब होती है तब वो मॉस अवस्था में आते हैं। ठीक है, पर मृदा के संचय के कारण शुष्कोद्भिद मॉस के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां निर्मित होती है। यहाँ पर ग्रीमिया, पॉलिकोट्राइकम और टॉर्टुला जैसे मॉस पौधे का विकास होता है। इन मॉस पौधे के बीजाणु जो होते हैं, मॉस पौधे के जो बीजाणु होते हैं वो हवा के माध्यम से अन्य स्थानों पर वितरित हो जाते हैं। ये मॉस सेल संस्तर के ऊपर मृदा की मात्रा में वृद्धि करते हैं। पुराने पौधे की मृत्यु एवं अपघटन के परिणाम स्वरूप जब पुराना पौधा होता है वो मर जाता है ना, तो उनके अपघटन के परिणाम स्वरूप क्या बोलता है, सेल संस्तर पर एक मोटी चादर बन जाती है। जो मॉस का मृत्यु होने के बाद वो
मरने के बाद उसका अवशेष जो बचता है वो मिट्टी पर एक लेयर का निर्माण कर लेता है। इस संस्तर में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है तथा यह शाकीय पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त होते हैं। फिर है शाकीय अवस्था। शाकीय अवस्था में क्या होता है कि मॉसेस की अत्यधिक वृद्धि के कारण चट्टान पर काफ़ी मात्रा में मिट्टी का संकलन होना प्रारंभ हो जाता है, फॉर्मेशन होना। और इससे बदले हुए पर क्या होता है, आवास पर शाकीय पौधे जैसे कि पोवा, फेस्टुआ आदि जो होते हैं वो उगने लगते हैं। इन पौधे की जो जड़ें होती हैं वो चट्टानों में प्रवेश करने लगती हैं, जिससे मिट्टी के कण में वो जो चट्टानें होती है वो मिट्टी के कणों में बदलती रहती है। यहाँ पर के जो मृदा होती है ऊपर अत्यधिक छाया रहती है तथा पानी के वाष्पीकरण की जो दर होती है वो अत्यधिक धीमी होती है, जिससे क्या होता है पौधे की मृत्यु जो होती है उससे मृदा के स्तर में वृद्धि होती है और यहाँ की परिस्थितियाँ अब झाड़ी नुमा पौधों के विकास के लिए उपयुक्त हो जाती है। फिर है झाड़ी अवस्था। इसमें क्या होता है मिट्टी जो होती है वो चट्टान पर हो जाता है, जिससे कुछ झाड़ी प्रकार के पौधे जैसे कि रहस, फाइटोकार्पस विकसित होते हैं। ये जो झाड़ियाँ होती है शाकीय वनस्पति को ढक देती है, जिससे क्या होता है शाकीय वनस्पति नष्ट होने लगता है। फिर है अंत में चरम अवस्था या वन अवस्था। इस तरह से बनी मरुस्थलीय परिस्थिति में अब धीरे धीरे वृक्ष जैसे कि ओक, मेपल, कॉनिफर आदि वृक्ष जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। धीरे धीरे भूमि में नमी और वायु की आर्द्रता में वृद्धि होती है। अब जो वृक्ष होते हैं वो अपेक्षाकृत ऊंचे और सघन होने लगते हैं। इन पौधों के नीचे जो छाया होता है उसमें सहसंबद्ध वृक्षों की प्रजातियां उगने लगती हैं। धीरे धीरे वृक्षों की संख्या में भी वृद्धि होती है। इस वृक्षों को ही चरम वनों का विकास होता है। वहाँ पे खत्म होता है आपका मरुक्रमक। जलक्रमक और मरुक्रमक समझ में आ गया। साथ साथ स्टेज पाए जाते हैं। अब है जैव भू रासायनिक चक्र या पोषकों का चक्रण। इसमें क्या होता है जो खनिज पदार्थ होते हैं और जल पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं ना। जंतुओं का जो जीव द्रव्य होता है वो भी जैविक क्रियाओं के लिए क्या होता है आवश्यक तत्वों का चक्रण करता है। तो इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के परपोषी जीवों द्वारा खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में ले लिया जाता है। जो जीव होते हैं वो पौधों की मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक पदार्थ पुनः मृदा एवं वातावरण में वापस पहुंच जाते हैं। इस प्रकार का वातावरण से इन तत्वों का जीवों के शरीर में पहुंचने का, जब वातावरण से जीवों में पहुंचता है और उसके पश्चात पुनः वातावरण में वातावरण में फिर से पहुंच जाता है अपघटन के पश्चात, तो इसको क्या बोलते हैं जैव भूत रासायनिक चक्र कहते हैं या खनिज चक्रीकरण अथवा पादपों का चक्रण कहते हैं, पदार्थों का चक्रण कहते हैं। ठीक है, एक खनिज चक्र देखेंगे तो ये दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला है संचायक पुल और दूसरा है आपका चक्रण पुल। संचायक पुल वह पुल होता है वह बड़ा पुल होता है जिसमें चलने वाला और अजैविक घटक से मिलकर बना होता है। क्या होता है, चलने वाले और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। फिर है साइक्लिंग पुल, चक्रण पुल जिसे कहते हैं, इसे विनिमय पुल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पुल भी कहते हैं। यह चक्रण या खनिज चक्र का छोटा और अधिक सक्रिय भाग होता है। कैसा होता है, खनिज चक्र का छोटा और सक्रिय भाग होता है। यह वातावरण एवं जीवधारियों के मध्य खनिज पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगर भू रासायनिक चक्रों के प्रकार देखेंगे तो उनकी प्रकृति के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका गैसीय चक्र और दूसरा है आपका अवसादी चक्र। गैसीय चक्र जो होता है उसमें वायुमंडल से गैसों को क्या करते हैं, महासागर में होता है, जिसमें पदार्थों का चक्रीकरण मुख्यतः गैसों के रूप में होता है, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का प्रमुख इसका उदाहरण है। अवसादी चक्र देखेंगे तो इसमें जो पदार्थ होते हैं उनमें मृदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। या पृथ्वी की विभिन्न चट्टानें अर्थात स्थल मंडल है, फास्फोरस है, कैल्शियम और सल्फर इसके उदाहरण है। ठीक है, चक्र जो है इनके उदाहरण है। ये पदार्थ जो होते हैं वो जल के साथ द्रव के रूप में उत्पादकों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और इस चक्र में खनिजों का चक्रीकरण होता है। उपयुक्त दोनों प्रकार के चक्र में जैविक और अजैविक घटक भाग लेते हैं तथा ऊर्जा के प्रवाह द्वारा संचालित किए जाते हैं। एवं दोनों प्रकार के चक्र जो होते हैं वो जल चक्र या फिर हाइड्रोलॉजिकल चक्र द्वारा बंधे हुए होते हैं। अगर हम लोग जीव शरीर का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि जीव द्रव्यों में लगभग 34 प्रकार के तत्व जो होते हैं वो अनिवार्य होते हैं। इनमें से जो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम है ना, ये सब जो है सल्फर हमारे लिए बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। इन तत्वों को दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं और जो छोटी मात्रा में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है उसको लघु मात्रिक तत्व कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म तत्व भी कहते हैं। प्रकृति में ये तत्व जो होते हैं वो निश्चित मात्रा में ही पाया जाता है, इसलिए इसकी उपलब्धता को नियमित रूप से बनाए रखने के लिए इनका चक्रीकरण जो होता है वो जैविक या अजैविक चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर पर्यावरण में जो पाए जाने वाले पदार्थों के प्रमुख चक्रों का अध्ययन किया जाएगा। पहला है आपका कार्बन चक्र।
कार्बन जो होता है वो जीवधारियों के शरीर का निर्माण करने वाले सभी कार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, है ना, आदि का आवश्यक मुख्य संगठक तत्व होता है। प्रकृति में कार्बन जो होता है वो मुख्य स्रोत होता है वातावरण में। अजैविक घटकों में यह कार्बोनेट युक्त चूना पत्थर, वायु तथा जल, कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थों में पाया जाता है। अगर जैविक घटकों में देखेंगे तो यह कार्बनिक पदार्थों में पाया जाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के समय वातावरण में उपस्थित कार्बन को CO के रूप में ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, 6CO2 + 12H2O इज इक्वल टू क्लोरोफिल और लाइट लेंगे तो एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, जल के अणु निकलते हैं और 6 ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, इसमें कार्बनिक पदार्थों का जो कार्बन होते हैं वो पौधे में श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड में उत्सर्जित कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको शाकाहारी जंतु खाते हैं। उसके बाद ये मल में शाकाहारी जंतु जो होते हैं खा लेते हैं। फलतः कार्बन का शरीर में कार्बनिक पदार्थों के शाकाहारी में चले जाता है। ये शाकाहारी जो होते हैं वो कार्बन को CO2 के रूप में त्याग देते हैं, जबकि कुछ कार्बन मांसाहारी जंतुओं तक लिया जाता है। ये सर्वोच्च ऐसे ही ट्रांसफर होते होते सर्वोच्च उपभोक्ता में पहुंचती है। अंत में कुछ कार्बन उन उत्पादों को उपभोक्ताओं में रह जाता है जो खाद्य श्रृंखला का भाग नहीं बन पाते। लेकिन ये जब मरते हैं तो जब अपघटन होता है तो मरने के बाद जो अपघटन होता है तो इन्हें अपघटित कर कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल देता है और यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है फिर से जल में या ह्यूमस में पृथ्वी के द्वारा या वातावरण में चली जाती है, जो फिर पुनः पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका चक्रण बार बार ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अगर देखेंगे तो कुछ कार्बनिक यौगिक का कार्बनिक जैविक ईंधन उदाहरण लकड़ी, जीवाश्मीय ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने पर के रूप में मुक्त होता है और कार्बन चक्रीकरण में भाग लेता है। जीवाश्मीय ईंधन का निर्माण देखेंगे तो मृत जीवों के शरीर में ही भूमि में दब जाने के कारण संचित कार्बनिक पदार्थों में होता है। फिर है ऑक्सीजन चक्र। हमारे वायुमंडल में देखेंगे तो 21% जो ऑक्सीजन है वो लगभग स्वतंत्र रूप से घूमते रहता है, बाकी जो होता है वो यौगिक के रूप में पाया जाता है। अगर पेड़ पौधों में देखेंगे तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, H2O और क्रिया में भाग लेते हैं पेड़ पौधे में भी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी जो होती है वो ऑक्सीजन के द्वारा क्या होती है, ऑक्सीजन की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। वायुमंडल के ऊपर स्थित जो ओजोन स्तर होता है जो हानिकारक विकिरणों से बनाता है, उसमें ओजोन जो होता है वो मृदा उपस्थित विभिन्न लवणों को भी संश्लेषण तथा अपघटन में ऑक्सीजन लेते तथा त्यागते हैं। ओजोन जो होता है वो भी ऑक्सीजन का लेवर होता है ना। इसके अलावा वायुमंडल में स्थित जल वाष्प के कण भी जब अपघटित होते हैं तो क्या देते हैं, O2 देते हैं, जो वायुमंडल में मिलकर लगभग O2 की मात्रा को संतुलित करने में सहायता करता है। फिर है फास्फोरस चक्र। इसमें कार्बन चक्र और ऑक्सीजन चक्र मेनली पूछा जाता है आपको एग्जाम में, तो उसका तैयारी ज़्यादा करेंगे अगर आप देखेंगे तो फास्फोरस चक्र पढ़ते हैं आज। ठीक है, फास्फोरस जो जीवों के लिए महत्वपूर्ण पदार्थ है, यह नाभिकीय अम्ल ATP और ADP के लिए महत्वपूर्ण यौगिकों का घटक है। अगर देखेंगे तो प्राकृतिक जल स्रोत में देखेंगे तो फास्फोरस और नाइट्रोजन का अनुपात जो है 1:23 के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस जो होता है फास्फेट आयनों के रूप में होता है और ये फास्फेट आयन जो होते हैं वो पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा विभिन्न यौगिकों से होते हुए उपभोक्ताओं और अपघटकों में स्थानांतरित हो जाते हैं। उपभोक्ताओं में यह फास्फेट जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक के रूप में प्रवेश करता है। जब उत्पादकों और उपभोक्ताओं की मृत्यु होती है, उत्पादक जो होता है मतलब पेड़ पौधे और उपभोक्ता जो उसको ग्रहण करते हैं उनकी जब मृत्यु होती है फिर अपघटन होता है। अपघटन के फलस्वरूप क्या होता है, फास्फोरस फास्फेट आयन के रूप में मुक्त हो जाता है, जिससे उसको फिर से पौधे जो होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। अगर आजकल देखेंगे तो कृत्रिम रूप से पौधों को फास्फेट दिया जा रहा है जो, और मनुष्यों में भी कृत्रिम रूप से फास्फेट का यौगिकों के रूप में दिया जा रहा है। कई चट्टानों और जंतुओं के कवचों जैसे कि कोरल, मोलास्कस इत्यादि में फास्फेट पाया जाता है, जिसका उपयोग पौधे करते हैं। आजकल फॉस्फेट का उपयोग घरेलू अपमार्जकों के रूप में भी किया जाता है जो जलों में घुलकर परिवहन तंत्र में समा जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक है आपका पारिस्थितिकी सेवाएं, इकोलॉजिकल सर्विसेज। इकोलॉजिकल सर्विसेज जो होती हैं वो अपनी स्थितियों और प्रक्रियाओं के द्वारा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसमें उपस्थित प्रजातियां मानव जीवन को संधारित करने में मदद करती है। ये सेवाएं ही पारिस्थितिक तंत्र की सामग्रियां, प्राप्त होने वाले प्राकृतिक उत्पाद अथवा मानव उपयोगी प्राकृतिक
प्राकृतिक उत्पाद जैसे कि फल, नट, चारा, इमारती लकड़े, प्राकृतिक रेशे, औषधि आदि उपलब्ध कराती हैं। पारिस्थितिकी सेवाओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है सहायक या मददगार सेवाएं। सहायक या मददगार सेवाओं में उदाहरण है मृदा निर्माण, पोषक पदार्थों का चक्रण और प्राथमिक उत्पाद उत्पादन। सुविधाएं या प्रावधान में देखेंगे तो खाद्य पदार्थ, स्वच्छ जल, ईंधन हेतु लकड़ी, रेशे, जैव रसायन एवं आनुवांशिक संशोधन, वन की उपलब्धता, वन रोपण आदि। नियामक सेवाएं में देखेंगे तो जलवायु नियंत्रण, रोग नियंत्रण, जल नियंत्रण, जल शोधन, पारगम, परागण, कार्बनिक स्थिरीकरण, बीज प्रकीर्णन, ऑक्सीजन उत्पादन आदि में लिया जाता है। अगर कार्बन स्थिरीकरण और ऑक्सीजन विमुक्ति देखते हैं, 2 टॉपिक। कार्बन फिक्सेशन जो होता है वो प्रकृति में जो कार्बन है वो मुख्यतः CO2 के रूप में पाया जाता है। ये CO2 जो होता है वो जीवधारियों द्वारा श्वसन की क्रिया एवं ईंधनों के जलने से उत्पन्न होती है। जब जीवधारी श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। पौधे इस कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं तथा कार्बन चक्र के माध्यम से कार्बन का स्थिरीकरण करते हैं। अगर ऑक्सीजन की विमुक्ति देखेंगे तो पौधों के पारिस्थितिक तंत्र में जो घटक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्थिरीकरण करके खाद्य पदार्थ बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस विमुक्त करते हैं। अतः यदि पारिस्थितिक तंत्र संतुलित होगा तभी O2 की विमुक्ति पर्याप्त मात्रा में होगी। चौथा है आपका परागण, तीसरा आपका परागण। परागण वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा एक एंथर जो होता है उस पौधे से मादा प्रजनन स्टिग्मा तक वायु अथवा अन्य कारकों से पहुंचता है और परागण की प्रक्रिया तो हेतु एक स्वच्छ पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता होती है ताकि प्रकृति में वायु के साथ साथ परपरागण की प्रक्रिया के लिए भी आवश्यक कीड़े मकोड़े और जीवधारी जो हों वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। फिर है बीज प्रकीर्णन। बीजों का मातृ पौधों से अलग होकर पारिस्थितिक तंत्र में कहीं अन्य स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है? बीज प्रकीर्णन। बीज प्रकीर्णन हेतु पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता का संतुलित रहना आवश्यक होता है। क्लियर। इसके साथ ही हमारा ये वाला लेसन जो है लेसन 14 यहीं पे समाप्त होता है। लेसन 15 के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए CG शिक्षा ऐप पर। धन्यवाद।